Assalamu alaikum everyone. So basically this video is being made for the rejuvenated educator change free lecture series. अच्छा ये सीरीज़ यार हमने बीच में कुछ अर्सा स्टॉप की थी। उसका रीज़न ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि यार आप वो फ्री लेक्चर्स दे रहे थे अब आप नहीं दे रहे, कोई रीज़न है आपने ख़त्म कर दिए? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो स्टॉप करने का रीज़न ये था कि हमारे पास उस पॉइंट पे इस लेवल की इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थी कि हम आपको क्वालिटी लेक्चर्स वगैरह दे सकें। तो एज एन ऑल्टरनेट हम उस वक्त आपको प्रेजेंटेशंस के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे थे एंड आई पर्सनली डोंट लाइक देम, क्योंकि उनसे कई बार इस तरह होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें कन्वे नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग क्वालिटी उस तरह की नहीं होती। तो हमने फिर प्रॉपर इक्विपमेंट वाला वो करके स्टेबलाइज करके जमा करके अब हमने दोबारा ये शुरू किया है और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो एजुकेटर चेंज के जो कोर्सेज हैं वो तो आपको 1 अगस्त तक वैसे फ्री रजिस्ट्रेशन मिल रही है। ये जो सीरीज़ है ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा फ्री रहेगी। इसके आपको लिंक्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे educatorchange.com के ऊपर। तो इस सीरीज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ये आपको इंशाल्लाह पेपर्स में काफ़ी हद तक आसानी पैदा करेगी। अब बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर हमारा पहला काम ये है कि हमने youtube.com पे जाना है, वहाँ आपने हमारा चैनल खोलना है एलॉटी के नाम से। आपको बड़ा यानी ओल्ड लंदन स्टाइल उसके अंदर ए लिखा नज़र आएगा, हमारा जो वो है लोगो है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि उसके ऊपर ना सिर्फ हम लोग ये एजुकेटर चेंज की फ्री लेक्चर सीरीज़ डालने वाले हैं, बल्कि कुछ अरसे के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि 2 से 3 डेज़ के अंदर पहला लेक्चर उसके ऊपर आएगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, अर्निंग के ऊपर, हाउ टू अर्न मनी इन पाकिस्तान, ऑनलाइन किस तरह अर्निंग करनी है। यानी जो जो क्वेश्चन एज फ्रीलांसर आपके जहन में आते हैं हम उनको इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस सीरीज़ के बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि आप इस फील्ड में हैं, 8-9 साल से आपको हो चुके हैं, तकरीबन वैसे टेक्निकली 12 साल हो चुके हैं और आप कमा भी काफ़ी अच्छा खासा रहे हैं, तो हम इस बारे में गाइड करें। तो बजाय कि मार्केट में कोई स्कैम हो, हम उसके बारे में प्रॉपर सीरीज़ आपको देंगे जिससे आपको पता लग जाए कि मार्केट में आपने कैसे अर्न करना है थ्रू फ्री। तो यार हमारा आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो अकाउंटिंग के ऊपर है एंड पर्टिकुलरली ओ लेवल अकाउंटिंग के ऊपर है। अच्छा, ओ लेवल अकाउंटिंग को हमने पहले सब्जेक्ट के तौर पे इसलिए लिया है कि एक तो ये मेरा मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट है, यानी जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मैंने आज तक पढ़ा है वो अकाउंटिंग है। मैंने अपनी जो बैचलर की डिग्री परसू की थी वो भी अकाउंटिंग में की थी और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेपर दे चुका हूँ, वो भी अकाउंटिंग के लिए होता है। तो मेरी जो मेन फोकस है लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, वो अकाउंटिंग रहा है हमेशा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी थे वो तमाम सब्जेक्ट्स मैंने एज अ वो दिया था, यानी फॉर द रिकॉर्ड दिया था, लेकिन ये मेरा बेसिक सब्जेक्ट है। तो एज़ फार एज अकाउंटिंग इज़ कंसर्न फॉर ओ लेवल्स अकाउंटिंग, ये जो हम टॉपिक अब कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक है, इट्स क्वाइट ईजी। इसके बारे में कोई ख़ास यानी इन डेप्थ थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अच्छा, टॉपिक क्या है? द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे साइंस की बेस है, सॉरी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस की बेस होती है कोई ना कोई, इकोनॉमिक्स की बेस है, क्या उसमें इकॉनमी को पढ़ रहे होते हैं, उस तरह अकाउंटिंग की बेस ये पर्टिकुलर इक्वेशन है। तमाम अकाउंटिंग का जो पूरा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ना वो इसी इक्वेशन के इर्द घूमता हुआ नजर आएगा। इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल, इट्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अच्छा, सो यार हम लोग पहले ना इस इक्वेशन को, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो हैं उनको डिवाइड करके डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको पता हो कि हम बेसिकली किस इक्वेशन को डील कर रहे हैं, फिर हम इसको ओवरऑल देखेंगे। तो पहले मैंने आपको कहा था कि इट्स जो ये इक्वेशन का स्टार्ट है वो होता है एसेट्स से। एसेट्स बेसिकली क्या है? इन वेरी सिंपल टर्म्स, एसेट्स मीन्स एनीथिंग दैट द बिजनेस ओन्स और पोजेसेस विच जनरेट्स रेवेन्यू। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आइटम जो है जो बिजनेस जिसको या तो ओन करता है या वो बिजनेस की पोजेशन में होता है और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि आपने एसेट के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी है, पहला हो जाएगा इट इज़ ओन्ड और पोजेस्ड बाय द बिजनेस, सेकंड आ जाएगा इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, थर्ड आ जाएगा इट जनरेट्स रेवेन्यू। अब हम इसको हर एक चीज़ को एक एक दफ़ा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो बिज़नेस या तो उसको ओन करता होता है या उसकी पोजेशन में होता है। 99% ऑफ द टाइम्स हम ओनिंग की तरफ जाते हैं। जो पोजेशन वाला पार्ट है ये आपको लेवल में एक बड़ा स्मॉल सा पार्ट मिलेगा अबाउट लीजिंग, अबाउट हायर परचेज। तो ये उस पार्ट के लिए जहाँ बिजनेस एक चीज़ को ओन नहीं कर रहा होता लेकिन वो उसको पोजेस जरूर कर रहा होता है, ठीक है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आ गया उसका कि इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। जो भी एसेट होता है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू ज़रूर होती है। कोई भी चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, दैट्स नॉट एन एसेट। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे बिजनेस के जो ऑफिस कंपार्टमेंट है उसमें हवा होती है, तो हवा का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, इन टर्म्स ऑफ फर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो उस लेवल से जो एयर है दैट इज़ नॉट एन एसेट ऑफ द बिजनेस। बट फॉर एग्जांपल जैसे उसकी लैंड है या बिल्डिंग है, उस चीज़ की अपनी इनहेरेंट वैल्यू है, बिल्डिंग की अपनी इनहेरेंट वैल्यू होती है, लैंड की अपनी इनहेरेंट वैल्यू होती है, वो कमोडिटी के तौर पर बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है। तो ऐसी चीज़ जो है उसको हम लोग
उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है तो वो एसेट हो सकती है। और थर्ड चीज़ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करे। अच्छा, इसमें आपने ध्यान ये करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड में से सोना निकल रहा है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ कंट्रीब्यूट करे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी की तरफ, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसिंग फर्म चलाता हूँ, मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ को फिजिकली हायर करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे मैं एक बिल्डिंग रेंट पे लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डिंग जो है प्रोसेस करता हूँ, खरीद लेता हूँ, तो खरीदी हुई बिल्डिंग के अंदर जो लोग मेरे पास काम कर रहे होंगे, अब वो जो बिल्डिंग है वो मुझे ऐसा एरिया प्रोवाइड कर रही है जहाँ मेरे लोग काम कर सकते हैं। ये लोग काम करेंगे, इनके काम से मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो जनरेट होगा, मैं वो आगे सेल आउट करूँगा, तो मुझे इकोनॉमिक जो मेरा रेवेन्यू है वो मिलेगा। तो बिल्डिंग हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इंडायरेक्टली टू द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। अगर मेरे पास बिल्डिंग नहीं होगी तो यही फ्रीलांसर्स वहाँ पे शायद काम ना कर पाए मेरे पास, एंड जब वो मेरे पास काम नहीं कर रहे तो मेरे लिए प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रहा, मैं आगे इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। तो any asset has to contribute to the primary activity of revenue generation for the business। अच्छा, अब इसमें सबसे मेन बात यह है कि ओ लेवल के अंदर इतना इन डेप्थ आपको पता नहीं होने की ज़रूरत। आपको सिर्फ ये पता होगा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, इट जनरेट्स रेवेन्यू एंड इट इज़ ओन्ड और प्रोसेस्ड बाय द बिजनेस। दैट्स इनफ फॉर एसेट्स। आपको इससे ज़्यादा ना भी पता हो तब भी यू आर रेडी फॉर द पेपर। अच्छा यार, अब हमने इस पे बारे में बात करनी है कि एसेट्स की टाइप्स क्या है। देखो, एसेट्स की हमारे पास जो ब्रॉड कन्फिग्रेशन है उसमें 2 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप आ जाएगी करंट एसेट्स, और सेकंड टाइप आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर जो फॉर्मल नेम है वो नॉन करंट एसेट्स होता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स इज़ अ राइट टर्म, आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। फॉर्मल टर्म है नॉन करंट एसेट्स। अकाउंटिंग के लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल टिप बता रहा हूँ, ये 99.9% ऑफ टाइम्स अप्लाई होगी। जब ये नहीं अप्लाई होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये अब अप्लाई नहीं हो रही। टिप ये है कि एनीथिंग दैट इज करंट, जिसके साथ करंट का वर्ड लिखा हो या शॉर्ट टर्म का लिखा हो, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल के अरसे तक। और एनीथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर देन 1 ईयर या 1 साल से ज़्यादा के अरसे तक। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमारे जो एसेट्स होते हैं, जो करंट एसेट्स हैं, दो ज़्यादा एसेट्स जो या तो यूज़ अप हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं 1 साल के अरसे में, या वो विद इन अ ईयर 1 साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओ लेवल के अंदर देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है फॉर करंट एसेट्स। उसमें आ जाता है आपकी इन्वेंट्री, यानी जो स्टॉक आपने रखा हुआ है बेचने के लिए, या जो स्टॉक आपने जनरेट किया बेचने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी जनरेट करेगी, वैसे कमर्शियल फर्म होगी, रिटेलिंग फर्म होगी खरीद के आगे बेचेगी, स्टॉक होगा। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं, इसको आपने याद रखना है, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन स्टॉक को आपने ये भी याद रखना है कि इन अकाउंटिंग स्टॉक के 2 मतलब हैं। एक आ जाता है स्टॉक ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो कंपनी के शेयर बिकते हैं उसको हम कहते हैं, और दूसरा स्टॉक आ गया जो आपका इन्वेंट्री होती है। तो हम लोग इसलिए इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि वो उससे कन्फ्यूजन नहीं होती। इन्वेंट्री आ गई। सेकंड चीज़ आ गई आपकी प्रीपेड एसेट्स। अकाउंटिंग में हम लोग ड्यूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे होते हैं। ड्यूअल अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसको हम एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये हम जब चैप्टर 14 में जाएंगे वहाँ जाके हम लोग इसके, यानी जो 14th वीडियो होगी वो तकरीबन इसके ऊपर होगी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वहाँ हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि हम लोग अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन उस पॉइंट पर पास करते हैं जब हमारी कोई एक्सपेंस इनकर हो जाता है या रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। एक्सपेंस इनकर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने घर में बिजली लगवाई हुई है और मैंने दिसंबर के महीने की बिजली यूज़ कर ली, मैं दिसंबर के महीने की अकाउंटिंग में उसकी ट्रांजैक्शन करूँगा, बेशक मैंने पैसे दिए या नहीं दिए। अगर मैंने पैसे उसके एडवांस दे दिए, फॉर एग्जांपल मैंने दिसंबर के महीने में पेमेंट की, मैंने 30 दिसंबर को पेमेंट की, लेकिन मैंने दिसंबर के महीने की बिजली की और जो जनवरी का आने वाला महीना है उसकी बिजली की पेमेंट कर दी, तो जो जनवरी के महीने की पेमेंट है वो मैंने प्री पेड एक्सपेंस कर दिया, मैंने अपने एक्सपेंस को पहले दे दिए। अब अकाउंटिंग के हिसाब से मैं इसको अपने दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस के तौर पे नहीं शो कर सकता, क्योंकि मेरे देखो ये एक्सपेंस दिसंबर में नहीं हुआ, इस एक्सपेंस का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो मैं उठाऊंगा जनवरी के अंदर। जब मैं इसका इकोनॉमिक बेनिफिट जनवरी में उठा रहा हूँ तो ये मेरे दिसंबर के महीने के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, मैंने दिसंबर के महीने में एडवांस में पे कर दिया फॉर जनवरी। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ हमारे वो आ गई प्रीपेड एक्सपेंसेस जो करंट एसेट्स हैं, क्योंकि हम लोग ये वक्त से पहले पे कर देते हैं लेकिन इनकी हम लोग जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो यूज़ नहीं करते। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है डेप्टर्स। डेप्टर्स को हम लोग बहुत जो टेक्निकल ज़बान है उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। बड़ा सिंपल वर्ड है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रहा है। अकाउंट्स जो आपने पैसे लेने या देने होते हैं और रिसीवेबल जो आपने लेने हैं।
तो अगर अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा हुआ है वो पैसे जो आपने लेने हैं, अकाउंट्स पेएबल लिखा हुआ है तो वो पैसे जो आपने देने हैं। अब आपने ध्यान ये रखना है कि अकाउंट्स का वर्ड जो है ये ओ लेवल के अंदर तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ए लेवल में जाके इसकी 3 डिवीजन हो जाती हैं। वो अकाउंट्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा और ट्रेड आ जाएगा। तो अभी ये तीनों तकरीबन ये तीनों चीज़ें आपके लिए सेम है, सिर्फ एक स्मॉल इसमें डिफ्रेंशिएशन ये है कि अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो वर्बल होते हैं और नोट्स रिसीवेबल वो है जो आपको किसी बंदे ने पैसे पे करने हैं जो रिटर्न फॉर्म में आ जाते हैं। अभी आपने बस ये याद रखना है, एक ओ लेवल के लिए काफ़ी है, जब ए लेवल में आएंगे तो हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो अकाउंट्स रिसीवेबल जो किसी ने आपको पैसे देने हैं वो। चौथी चीज़ आ गई आपका कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, और कैश इन हैंड। अब ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ना इसकी, बेसिकली हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमें रिवर्स ऑर्डर में शो करनी होती है उसकी लिक्विडिटी, कि कितनी जल्दी इनमें से कौन सी चीज़ कैश में कन्वर्ट हो सकती है। सबसे मुश्किल कैश में कन्वर्ट करना होता है स्टॉक, उसके बाद प्रीपेड एसेट्स को, फिर डेप्टर्स को, उसके बाद आपके कैश एट बैंक और कैश इन हैंड को। तो हम इस तरह लिखते हैं उनको। ये आपकी 5 मेन कैटेगरीज आ गई करंट एसेट्स की। अच्छा यार, हमारी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें वो फिक्स्ड है, या मैंने बताया था आपको नॉन करंट एसेट्स की है। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होता है, वो 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होते। टेक्निकली जो भी आपको मेजर हैवी एसेट्स मिलेंगे ना बिजनेस के, वो नॉन करंट होंगे, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, प्रीमिसेस है, आपकी जो फिटिंग्स होती हैं शॉप्स के अंदर वो हैं, इक्विपमेंट है। ये तमाम चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा इनकी जो है यूजबिलिटी होती है। अभी हम जब इनको आगे पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि इनके अंदर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हमारा कंसर्न नहीं है, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें याद रखना है कि ये डिफरेंस है करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में। अब आ जाता है कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स जो मिलके हैं इसको हम टोटल कहते हैं, बिजनेस के टोटल एसेट्स होते हैं। ये जो हमारे बिजनेस का टोटल एसेट होगा वो उसके करंट एसेट्स और उसके नॉन करंट एसेट्स का। अब हमने पहले बात की थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो अब हम बात करेंगे कि लायबिलिटीज क्या है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, जनरल टर्म्स में भी, हमें डिटेल्स में नहीं जाना। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपका बिजनेस किसी और को ओन करता है। एनीथिंग दैट द बिजनेस ओव्स टू समवन इज अ लायबिलिटी। अब वो समवन कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। सो एनीथिंग जो आपका बिजनेस किसी बाहर वाले को ओन करता है ना, आउटसाइड द बिजनेस वाले को, वो उसकी लायबिलिटी है। जो आपकी लाइबिलिटीज़ है उसमें भी वही 2 तरह की डिवीजन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया करंट का वर्ड लेस देन 1 ईयर, ये 1 साल के अंदर पे अप हो जाती हैं, पे हो जाती हैं। इनको आगे इनको हम लोग अपने सर से इस कर्ज को उतार देते हैं, ये विद इन अ ईयर होती हैं। इनकी एग्जाम्पल्स, सबसे कॉमन एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल आएगी, या इसको हम ट्रेड पेएबल्स कह सकते हैं, अभी हम इसको नोट्स पेएबल कह सकते हैं। दोनों में फ़र्क मैंने आपको पहले बताया, रिटर्न होगा, नोट्स होगा, वर्बल होगा, अकाउंट्स होगा। ओ लेवल में मैटर नहीं करता, ये आगे जाके मैटर करेगा। लेकिन ये है कि ये वो हो गए जो हमने, अच्छा इनको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ये वो बेसिकली वो होता है कि जब आप किसी से कोई बिजनेस के यूज़ के लिए सर्विस ले लो या आप स्टॉक उठा लो, लेकिन आप यानी जिसको आपने आगे रीसेल करना है। अब आपने याद रखना है कि ये वो चीज़ होगी जो आपने आगे सेल करनी होगी, जिसको आपने आगे बेचना होगा। आपने स्टॉक उठा लिया, अभी आपने सप्लायर को पे नहीं किया, तो ये सप्लायर आपका क्रेडिटर है, आपने इसको पे करना है। जो आप इस तरह स्टॉक बिजनेस के यूज़ के लिए उठाओगे ना, दैट कम्स इन अकाउंट्स पेएबल। फॉर दिस लेवल आपको सिर्फ यही पता होने की ज़रूरत है कि अकाउंट्स पेएबल is what occurs when you take stock from someone and you don't pay him at that time, you pay him later। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स जो है ओ लेवल के अंदर आपको इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना ही पता हो फ़र्क नहीं पड़ता। मेजर चीज़ वही है कि जो बिजनेस डीलिंग्स के अंदर आप सप्लायर से सामान ले लेते हो या कोई आप उससे रीसेलेबल सर्विस ले लेते हो और उसको आप पे नहीं करते उस पॉइंट पे, तो दैट इज़ अकाउंट्स पेएबल। सेकंड चीज़ आ जाती है इसके अंदर, इसके अलावा नोट्स पेएबल होते हैं, मैंने बताया कि रिटर्न होंगे तो नोट्स पेएबल होंगे। थर्ड चीज़ आपके इसके अंदर आ जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट। जो लोग आप में से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक अकाउंट है, उनको पता है कि बैंक की फैसिलिटी दे देता है कि आप 15 से 20 दिन के लिए या महीने के लिए कुछ पैसे ओवर ड्रॉ कर सकते हो अपने। अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाता है तो आप कुछ ओवर ड्रॉ कर लो, फिर जब आपको पैसे आ जाए बैंक वापस कर दो। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, 15-20 दिन के लिए होता है, ताकि अगर आपका जो स्मॉल कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी हो पाएँ। तो ओवर ड्राफ्ट हो गया। और करंट लाइबिलिटीज़ में इसके अलावा आपके एक्रूड एक्सपेंसेस, हमने याद है पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात की थी। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंस हो गए, आपने बेनिफिट उठा लिए लेकिन आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे हमारा बिजली का बिल आता है, टेक्निकली इसमें होता क्या है, हम पूरा महीना बिजली यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें महीने के एंड में वापडा इस यूज बिजली का बिल भेजता है। तो पूरा महीना हम उसे एक्रूड एक्सपेंस कर रहे हैं, हम उसका बेनिफिट उठा रहे हैं लेकिन हम उसको पे नहीं कर रहे।
और महीने के एंड में जब हमें बिल मिलता है तो वो एक्रूड एक्सपेंस का बिल होता है, हमने इसको पे करना होता है फॉर द एक्सपेंस दैट इज ऑलरेडी इनकर्ड। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया हुआ है, मैंने 3 महीने इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ कर लिया, मैंने उसको पे नहीं किया, लेकिन 3 महीने की जो हमारी फाइनेंशियल वो बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी, उसके अंदर हम इसको एज एन एक्रूड एक्सपेंस शो करेंगे, और जब हम इसको पे कर देंगे तो हमारा एक्रूड एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। तो एक्रूड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड, दैट हैव बीन यूज्ड, जिनको हमने इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लिया है बट दे हैव नॉट बीन। अच्छा यार, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है उस तरह इट इज़ मोर देन 1 ईयर, वो 1 साल के बाद पे होती हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे में पे होती हैं। आमतौर पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में सबसे मेन पार्ट जो आपको सबसे मेन कॉन्सेप्ट मिलेगा वो हो जाएगा बैंक लोन का, जो बैंक से आप कोलेटरल रख के लोन निकलवाते हैं, जिसमें आप बैंक को कोई चीज़ गिरवी रखवाते हैं और आपको लोन मिल जाता है 5 6 7 8 ईयर्स के लिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की किस्म है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की दूसरी किस्म आ जाती है, अगर मैं आपको दूँ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जो आपकी होती है, मॉर्टगेज पेमेंट्स, बेसिकली मॉर्टगेज वो लोन होता है जो आप घर बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए लेते हो। 99% ऑफ टाइम्स इट्स फॉर होम पर्पसेस, यानी लोग बंदे जब अपने घर बनाने के लिए लोन लेते हैं बैंक से तो हम उसको कहते हैं मॉर्टगेज लोन। उसके अलावा और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में एक कंसेप्ट है डिबेंचर्स का। तो बेसिकली डिबेंचर ये होता है कि कंपनी अपने, अगर जब आप कंपनी अकाउंटिंग में आओगे ना, तो अभी ये आपको सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में पढ़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब कंपनीज़ को पैसा जनरेट करना होता है तो अपने लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट्स देती हैं। तो ये सर्टिफिकेट खरीदने वाले बंदे को वो उतना अरसा 20 25 30 साल जो है उसको इंटरेस्ट देती रहती हैं और बाद में इसको वो वापस ले लेती हैं। तो कंपनी के लिए ये भी लोन होता है कि जब वो किसी बंदे से पैसे लेता है इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर, वो उनको डिबेंचर देता है और उनसे पैसे ले लेता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये एक और लॉन्ग टर्म लोन है। और इस तरह की जो भी यानी आपको लोन मिलेगा, जो भी एनी लोन जिसको डिस्क्राइब करे कि मोर देन 1 ईयर में पे होना है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन। आम तौर पे लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर 99.9% ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं। जिस तरह आप बैंक को लोन लेते हो तो आपको उसको सूद देना पड़ता है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 99.9% ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म लोन्स पे होंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स में आपको एक जो क्रूशियल एग्जांपल मिलती है, हमने पहले बात की करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, वो जो ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट के ऊपर आमतौर पे इंटरेस्ट होता है। याद आपने ये रखना है कि ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर। अगर लॉन्ग टर्म लोन पे फर्स्ट करो 3% इंटरेस्ट रेट एग्जांपल है, तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर 13% होगा, 15% होगा, 20% होगा। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कम मिल जाता है, आपको टाइम मिल जाता है पे बैक करने का, आपके लिए फाइनेंस रेज हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए वो जो 1 साल से ज़्यादा अरसे पे बैक करने, और आम तौर पर इनके ऊपर आपको वो देना पड़ता है, यानी इनके ऊपर आपने आम तौर पर इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट। ओनर्स इक्विटी हमने लास्ट पार्ट किया कि उसका था कि ओनर्स इक्विटी इज द लास्ट पार्ट। अब देखो ओनर्स इक्विटी क्या है। ओनर का राइट बिजनेस में, एक तरह से हम इसको यूं कह सकते हैं, और सेकंड तरीका कहने का ये है कि बिजनेस ओनर को क्या ओव करता है, बिजनेस ने ओनर का क्या चीज़ देनी है। तो बेसिकली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओनर्स इक्विटी होती है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो बिजनेस में ओनर इनिशियली इन्वेस्ट करता है। अगर बिजनेस सिंगल पर्सन है तो ओनर होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स होंगे, और जो कंपनी है उसमें स्टॉक होल्डर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे। जो वो इनिशियली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट, जो आपका बिजनेस रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उनकी अमाउंट, ये आमतौर पे दो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी पार्टनरशिप अकाउंट्स में, और आपको नज़र आएंगी यानी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, और आपको नज़र आएंगी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में। और अगर कंपनी बिजनेस है तो उसके अंदर आपको शेयर प्रीमियम नज़र आ जाएगा। वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि बेसिकली बात यह है कि जो बिजनेस ने ओनर को पे करना है, इन अ सेंस कि जो ओनर का राइट है बिजनेस के अंदर, जो ओनर बिजनेस ओनर को ओव करता है, वो अमाउंट या वो जो चीज़ है वो वैल्यू, दैट इज ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस। और इसको हम लोग स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहेंगे अगर हम लोग कंपनी अकाउंट बना रहे हैं, वरना इसको ओनर्स इक्विटी कहें, दैट्स फाइन। या हम इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में कहना चाहते हैं कैपिटल कह सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो है हम लोग कैपिटल बेसिकली उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे, अगर पार्टनरशिप अकाउंट आप बना रहे होगे ना तो वहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी उसमें मुश्किल आ जाती है समझने में। तो हम उसको हमेशा ओनर्स इक्विटी कहेंगे। सो हमारी इक्वेशन अब ये बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या ओनर्स से इन द बिजनेस, ओनर्स द अमाउंट दैट ओनर हैज इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट द बिजनेस ओव्स टू द ओनर इन द बिजनेस। ये हमारी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब हमने इसको डिवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ कि ये इक्वेशन की बेस क्या है। अच्छा यार, अब जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो ये है
मोस्टली टीचर्स ये बात नहीं बता पाते कि यार इसकी बेस क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जब बाहर अमेरिका गया हूँ पढ़ने के लिए, तो मैंने अपने प्रोफेसर से पहले दिन क्लास में ये सवाल कर लिया, एंड ही हैड द आंसर। उनका आंसर ये था कि यार बेसिक उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर आंसर दिया, कहते हैं कि यार नो वन नोज द रीज़न। ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है इसकी प्रॉपर रीजनिंग है, और वो रीजनिंग बड़ी सिंपल सी है। देखो, मैं अगर फ़र्ज़ करो एक घर बनाता हूँ, ठीक है, मुझसे FPRA की सवाल करेगी, इस घर को बनाने का पैसा कहाँ से आया आपके पास, इसके आपके पास सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आपने सोर्सेज जमा करके ये घर बनाया। एसेट्स को हमने कहा था कि एसेट्स जो होते हैं वो बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज, वर्ड सही याद करना है आपने। रिसोर्सेज वो चीज़ है जो कंपनी ओन करती है। आपने यूँ समझ लें कि ओन करती है, पोजेस करती है, इकोनॉमिक वैल्यू से जनरेट हो रही है। ये हम टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बात समझा रहा हूँ। जो चीज़ एक कंपनी ओन करती है, उसको ओन करती है, पोजेस करती है, उससे इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रही है, ये ओन करने का उसके पास पैसा कहाँ से आया। जिस तरह इमरान खान नहीं कह रहा हर वक्त कि यार अपने एसेट्स बताओ, पैसा कहाँ से आया, वही बात है। जो एक फर्म है, एक सिंगल पर्सन है, एक पार्टनरशिप है, जो वो एक चीज़ को ओन कर रहा है, या एक चीज़ को पोजेस कर रहा है, या एक चीज़ को इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पे यूज़ कर रहा है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। तो एसेट्स जो हैं, दोज आर द रिसोर्सेज, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल टू द सोर्सेज। अगर आपके एसेट्स ज़्यादा हैं, अगर आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, सोर्सेज कम शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसी वजह से ये इस चीज़ की जस्टिफिकेशन है कि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है किसी बिजनेस की, वो हमेशा बैलेंस आनी चाहिए। आपके एसेट्स जो हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के जो कंबाइंड अमाउंट है उसके इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? फिर वही बात है, जो आपके रिसोर्सेज आप ओन करते हो, पोजेस करते हो, जिससे आप इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रहे हो, वो हमेशा इक्वल होंगे उन सोर्सेज के, उन पैसों के, उन चीज़ों के जिनसे आपने ये रिसोर्सेज लिए। इसीलिए हमारी जब बैलेंस शीट बनेगी तो आप इस चीज़ को याद रखो। जिनने आप में से जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग को, या जो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, अब आप सोचो कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे इक्वेशन क्या होती है। हम पहले नेट का फिक्स एसेट निकालते हैं, नेट हम लोग निकालते हैं, यानी कि नेट लॉन्ग टर्म एसेट्स, हम उसमें प्लस करते हैं नेट जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, ये हमारे आते हैं नेट टोटल एसेट्स। फिर हम शो करते हैं कि ये नेट टोटल एसेट्स जो हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, आपने याद रखना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटीज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक बड़ी कॉमन टर्म है, ओ लेवल में यूज होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस